हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 से संबंधित पहले भी हम काफ़ी चीज़ें करा चुके हैं। आज हम कराने वाले हैं चैप्टर 5, जो कि ड्यूटीज़ एंड फीस की बात करते हैं, इनके शुल्क और फीस की बात करता है, जो चैप्टर 25 से लेकर के आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सेक्शन 27A तक। जी हाँ, यानी कि सेक्शन 25 से सेक्शन 27A तक ये चैप्टर जो है दिया हुआ है। आखिर जैसा आप इस चैप्टर के नेम से ही देख पा रहे, ड्यूटीज़ एंड फीस, यानी कि जो एक्साइज आर्टिकल्स होते हैं उन पर कैसा कैसे शुल्क लग सकता है, और वो कौन से एक्साइज आर्टिकल्स हैं जिन पर शुल्क या फीस लगाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला ये देखते हैं सेक्शन 25, जो कहता है कि कौन सी वो वस्तुएं होंगी आबकारी जिन पर कर लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, सभी कैंडिडेट अपना बैलेट ओपन करके रखें। जो भी चीज़ें मैं बताऊं उनको अंडरलाइन करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको सब चीज़ें जो है पढ़नी पड़ती हैं, बट उसके बाद जब हम सेकंड रिवीजन करते हैं तो हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। मेंस के लिए आपको यहाँ पर ये जो अधिनियम है नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी स्टडी उसी लेवल से करनी चाहिए जिस लेवल से हमारा एग्जाम आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेक्शन में एक चीज़ दी हुई है कि गवर्नमेंट जैसा डायरेक्शन देगी, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जैसा डायरेक्शन देगी, यानी कि जो औषधि और प्रसाधन निर्मितियाँ हैं, अधिनियम है, इसकी शेड्यूल में जो विनिर्दिष्ट निर्मिति हैं, यानी कि इसकी जो शेड्यूल है अधिनियम की, उसमें जिन चीज़ों के निर्माण के संबंध में बात की गई है, उनसे भिन्न जो आबकारी शुल्क योग्य वस्तुएं होंगी उनसे शुल्क लिया जाएगा। यानी कि इस शेड्यूल के अंतर्गत जो आपकी औषधि और प्रसाधन निर्मितियां आएंगी उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनके अलावा जो भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तुएं होंगी उनसे शुल्क जो है उद्गृहित किया जाने वाला है। ये बात आपको 25 के सबसेक्शन फर्स्ट में लिखी हुई मिली है, उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें। यानी कि शुल्क या कोई भी प्रतिशुल्क, शुल्क और प्रतिशुल्क, प्रतिशुल्क का मतलब क्या होता है, जो आयातित वस्तुओं पर लगने वाला होता है। एक तो होता है आयात निर्यात, दोनों पर लगेगा शुल्क। ठीक है, बट यहाँ पर क्या प्रतिशुल्क का मतलब होता है जो आने वाली चीज़ों पर ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर अब ये बात आप समझ गए हो कि औषधि और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम की शेड्यूल में जो निर्दिष्ट, यानी कि दी हुई औषधि प्रसाधन निर्मितियां हैं, उनके अलावा जो आबकारी शुल्क योग्य वस्तुएं होंगी उनसे उद्गृहित किया जाएगा। आखिर अब देखते हैं कि उनसे कौन कौन सा शुल्क उद्गृहित किया जा सकता है, मतलब कब कब किया जा सकता है उन एक्साइजेबल आर्टिकल से। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि ये जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं इनसे क्या लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ड्यूटीज़ ली जा सकती हैं। कैसे, जिनका आयात किया, अगर उनकी जो वस्तुएं हमने आयात की हैं, मंगाई हैं, यानी कि इम्पोर्टेड की हैं। सेकंड, अगर वो चीज़ें क्या की गई, निर्यात की गई हैं, एक्सपोर्टेड की गई हैं, या फिर उनका क्या किया गया है, ट्रांसपोर्टेड किया गया है, परिवहन किया गया है। तो तीनों चीज़ों पर आप लोग देख पा रहे हो, तीनों पर लगेंगी जो जितनी भी आपकी आबकारी शुल्क योग्य वस्तुएं होंगी, चाहे अगर उनका आयात किया गया है, अगर उनका निर्यात किया गया है, अगर उनका परिवहन किया गया है, अगर वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जिनकी मतलब क्या ली गई है, लाइसेंस के अधीन निर्मित की गई हैं, संग्रहित उपजाई गई हैं, उनसे भी लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल फंड है कि जो अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित की गई हैं, उपजाई गई हैं, कलेक्टेड की गई हैं। या फिर लास्ट पोर्शन क्या कहता है कि जो आसवनी या मध्य निर्माणशाला में विनिर्मित की गई है, यानी कि इन सारी जो वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं पर आपका क्या लगेगा, आबकारी कर, यानी कि शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे कि कैसे कैसे लगाओगे भाई, क्या सब पर बराबर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए किसका प्रोविजन दिया हुआ है सब सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत ही। ये कह रहे कि जो चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी हैं इनमें से किसी को भी छूट दी जा सकती है, बट वो छूट देने की पावर किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। ये चीज़ आप उस प्रोविजन के अंदर जाकर अंडरलाइन कर लेना कि आबकारी शुल्क योग्य किसी भी वस्तु से, ठीक है, इस अधिनियम के दायित्व के अधीन छूट दे सकती है उसको शुल्क से। कब, राज्य सरकार। ओके, अब सब सेक्शन 2 हमसे ये बताएगा कि ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि आयात पर, निर्यात पर, परिवहन पर, अनुज्ञप्ति के अकॉर्डिंग विनिर्मित या फिर मध्यशाला में जो निर्मित हो रही हैं उन पर क्या लगाया जाएगा, उन पर शुल्क लगाया जाएगा। बट शुल्क कितना लगाया जा सकता है, उन पर कितनी ड्यूटी इम्पोज कर सकते हो, ये सब सेक्शन 2 में बताया गया। तो सभी सब सेक्शन 2 ओपन करें बैरट के अंदर और सीधा आप वहाँ पर दे सकते हैं कि उपधारा 1 के अकॉर्डिंग जो शुल्क अधिरोपित किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, डिफरेंट रेट्स पर किया जाएगा। कैसे कैसे देखो, स्थान के अकॉर्डिंग,
प्लेस, यानी कि प्लेस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सबसे पहली बात इनके किस स्थान पर, जिस स्थान पर आप उसको आयात निर्यात ट्रांसपोर्ट और निर्मित कर रहे हो, उस स्थान पर उस चीज़ की कितनी वैल्यू, क्या वहाँ पर स्थिति है, उसकी स्थान के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वो जो वस्तु है उसकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति क्या है और उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। उसके बाद उसके यूज़ को देखा जाएगा कि आखिर इस वस्तु का यूज़ कितनी बड़ी संख्या में कर रहे हैं लोग, कितना इसको यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। फिर उसके बाद है वस्तु के मूल्य के बराबर। ठीक है भाई, किसी वस्तु का मूल्य कम है, किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख कर भी लगाया जाएगा। और लास्ट कहते हैं कि शुल्क पर 10% सरचार्ज लगाया जाएगा, यानी कि जितनी भी आपने ऊपर ये ड्यूटीज़ इम्पोज वाला प्रोविज़न देखा, इन सब पर 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 by 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल्स पर जो ड्यूटीज़ इम्पोज की जाएंगी वो किस आधार पर लगाई जा सकती हैं। तो स्थान के अनुसार, वस्तु की स्ट्रेंथ है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग, उसके वैल्यू मूल्य के अकॉर्डिंग, और 10% जो है ड्यूटीज़ पर सरचार्ज एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सबसेक्शन 3 में एक चीज़ देखेंगे जिसमें इन्होंने वही चीज़ें, जैसे हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि ये जो चीज़ें हैं इनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, इन पर वो इस प्रकार का शुल्क जो है नहीं लगने वाला है। ठीक है, जो आपके औषधि प्रसाधन निर्मितियाँ अधिनियम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं। बट यहाँ पर सबसेक्शन 3 भी एक बात करता है, क्या करता है कि उपधारा 1 के अधीन हमने जो आयात निर्यात परिवहन निर्मित या मध्यशाला के अकॉर्डिंग हमने जो भी ड्यूटी इम्पोज की है वो इन पर इम्पोज नहीं की जाएगी। किन पर? जिसका भारत में आयात किया गया हो। ठीक है, या ऐसा आयात जो सी कस्टम एक्ट या इंडियन टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया हो। तो ये सबसेक्शन 3 में जाकर आप इन दोनों चीज़ों को अंडरलाइन कर लें। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी शुल्क किसी भी वस्तु पर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इम्पोज नहीं किया जाएगा जिसका भारत में आयात किया गया हो, या जो ऐसा आयात किए जाने पर सी कस्टम एक्ट या इंडियन टैरिफ एक्ट के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन थी। यानी कि जिन चीज़ों का जो शुल्क है वो इंडियन टैरिफ यानी कि सी कस्टम एक्ट और इंडियन टैरिफ एक्ट के अधीन जो शुल्क इम्पोज किया गया था उसका शुल्क आप इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि वो इन दोनों के अकॉर्डिंग पहले शुल्क दे चुके हैं। जो चीज़ें भारत में आयात की गई हैं वो अपना शुल्क इन दोनों एक्टों के अकॉर्डिंग दे चुके हैं, तो आप अब इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग उसका शुल्क आप जो है लेवी उद्गृहित नहीं कर सकते हो। तो ये सबसेक्शन जो सेक्शन 26 है, सॉरी 5 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। और इस चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होगा तो इसी सेक्शन से होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अब सेक्शन 26 आता है। देखिए सेक्शन 26 में यह दिया हुआ है कि जो शुल्क है, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको किस रीति से, किस वेव से आप लेविंग करोगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यानी कि किसी भी ड्यूटी को जो इस सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इम्पोज की गई है उसे उस रीति से लिया जाएगा जिस रीति से राज्य सरकार प्रेस्क्राइब करेगी। इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सेक्शन 26 के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 27। ठीक है, सेक्शन 27 में आपको एक चीज़ देखनी है, क्या कि पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय यानी कि पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीज, यानी कि जो पट्टों की मंजूरी दी गई है ना सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग, उसके लिए क्या किया जाएगा? पेमेंट ग्रांट किया जाएगा। तो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इस चैप्टर के अधीन जो शुल्क है उसके बजाय या उसके अतिरिक्त, यानी कि धारा 18 के अधीन किसी पट्टे की मंजूरी के प्रति स्वरूप किसी राशि के संदाय को प्रतिगृहित कर सकेगी। कहने का मतलब क्या है कि आपने ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत जो शुल्क दिया ना, ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी के अलावा जो चीज़ें जिन एक्साइजेबल आर्टिकल्स का, यानी कि जिन इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल का निर्माण जो है पट्टे पर देने के अंतर्गत किया जा रहा है, तो उनको इस चैप्टर के अंतर्गत जो ड्यूटी इम्पोज की गई है उसके अलावा पट्टे की मंजूरी के रूप में भी एक्स्ट्रा राशि देनी होगी। यानी कि जो पट्टे वाले हैं उनको इसमें जो ड्यूटी दी है उसके अलावा एक्स्ट्रा भी उनको देना होगा पट्टे के रूप में। तो ये बात आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन यहाँ पर हमने नहीं लिखा बट हम आपको बता दें, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वैसे है नहीं, और वो आपका आता है सेक्शन 27A। इसका बस आपको टाइटल लर्न रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ होने पर, जब हमारा संविधान कमेंसमेंट हो गया, लागू हो गया,
उद्गृहित किए जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति, यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संविधान जब प्रारंभ हुआ तो उसमें जो भी ड्यूटीज थी उनके सेविंग्स के संबंध। सेविंग का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ पर इफेक्ट नहीं डालती है, ठीक है, इसलिए सेविंग क्लॉज बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर 5 जो कि ड्यूटीज़ एंड फीस के संबंध में दिया हुआ है 25 से 27A तक है। सारे सेक्शंस आप कर चुके हैं। 25 में आपके एक्साइजेबल आर्टिकल्स दिए हुए जिन पर ड्यूटी लगेगी। 27 में आपके पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीज दिया हुआ है और 26 में जो है आप लोगों का शुल्क उद्गीर्ण करने की रीति दी हुई है कि किस रीति से आप उद्गीर्ण करोगे। और 27A में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ होने के संबंध में सेविंग्स की यहाँ पर बात की गई। तो इस तरीके से 27A तक हमारा चैप्टर जो है ये 5 कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं कि आपको क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट जो है 1 वीडियो में करा चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से जो है नई नई चीज़ें छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की आपको कंप्लीट वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।